हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 का जो बच्चों नई वाली एनसीईआरटी है ना, जो सोशल साइंस का बच्चों अभी एग्जाम हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों है ना। तो इसका जो है आपको अभी दिमाग में कंफ्यूजन होगा है ना, कि चिंतित होंगे बच्चों कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या होगा। तो बच्चों अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 2025 2026 का, ये बच्चों क्वेश्चन पेपर है। तो ये बच्चों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का जो है इसमें क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं ना। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बच्चों, ठीक है। उससे पहले बच्चों कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है बच्चों आपका जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 जो है बच्चों, चैप्टर का नाम आपको पता है ना, चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज। चैप्टर 2 जो है बच्चों, चैप्टर 2 का क्या नाम है बच्चों, आपको पता होगा है ना, रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। और बच्चों चैप्टर जो 5 है, चैप्टर 5 का नाम भी पता है बच्चों, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये बच्चों ये कुल 3 चैप्टर है बच्चों। इन 3 चैप्टर से जो है इसमें सारे सवाल पूछे गए, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपके साथ पूरा एक एक करके जितना भी सवाल है सारा डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एमसीक्यूज है ना, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आए। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों एमसीक्यूज क्या क्या पूछेगा। पहला सवाल है बच्चों, देखिए द बैटल ऑफ तालीकोटा है ना 1565 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ विच अंपायर, है ना बच्चों। तो ये मैंने पहले भी बताया था बच्चों, अगर आपने मतलब जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है बच्चों, वहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर देखा होगा, तो मैंने बच्चों वहाँ पर ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाया भी था ना। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बच्चों वो वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है कि किस युद्ध, ये बैटल ऑफ तालीकोटा जो है बच्चों 1565 में होता है बच्चों। और इस युद्ध के बाद जो है बच्चों आपको याद रखना है विजयनगर अंपायर जो है इसका डिक्लाइन हो जाता है। इसका सही आंसर होगा आंसर बी बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर क्या है बच्चों, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना बच्चों। तो इसमें से बच्चों कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट। इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, यही गलती होता है ना, कई बार हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, इनकरेक्ट की जगह हम लोग करेक्ट को सही करके आते हैं ना। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बाबर फाउंडेड द मुगल अंपायर आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत 1526, ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। दूसरा है बच्चों की द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 वाज फाउट बिटवीन विजयनगर रूलर्स एंड द डेक्कन सुल्तनत, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है ना। इसमें से इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। थर्ड वाला है बच्चों, देखिए अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576, ये भी बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है बच्चों, देखिए इसमें क्या है, द विजयनगर अंपायर कंटिन्यूड टू फ्लोरिश एंड एक्सपेंड आफ्टर 1565 विदाउट डिक्लाइन, तो ये बच्चों बिल्कुल ही गलत है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो 1565 में बच्चों बैटल ऑफ तालीकोटा होता है ना, इसके बाद जो है बच्चों याद रखना है, जो विजयनगर अंपायर है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है और पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है बच्चों, धीरे 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 पूरी तरीके से, है ना। विजयनगर अंपायर जो है वो खत्म होने लगता है। तो यहां से इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी जो है वो गलत है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों देखते हैं थर्ड वाला जो सवाल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, है ना बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको, है ना, कि सबसे पहले कौन सा चीज बना फिर कौन सा बना, है ना। इस तरीके से आपको सबसे पुराना पहले, उसके बाद फिर सबसे नया, इस तरीके से अरेंज करना है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुराना जो है बच्चों वो है कोल, है ना, कोल सबसे पुराना बच्चों, है ना। उसके बाद है बच्चों पेट्रोलियम, फिर हो जाएगा नेचुरल गैस, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ये बी नंबर 1 2 एंड 3, ये आपको याद रखना है ना। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, है ना। फोर्थ नंबर देखते, देखिए क्या है, फोर्थ नंबर है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से बच्चों आपको सही जो स्टेटमेंट है वो चुनना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सोलर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसमें आपको सही बताना है कौन सा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी बच्चों ये क्या है, कह रहा है नॉन रिन्यूएबल, ये तो गलत है बच्चों, है ना। आपको सही ढूंढना है। तो सोलर एनर्जी आप लोग जानते होंगे ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो बच्चों ये तो गलत है ना, आपको सही ढूंढना है इसमें से। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है बच्चों, देखिए वाटर इज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, बच्चों ये देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि वाटर जो है वो एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो खत्म नहीं होगा, है ना बच्चों। तो आपको याद रखना है वाटर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, प्लेंटी में, है ना। वाटर जो है ना, एक तरीके से खत्म हो जाएगा अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज करें। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका सही आंसर ये, है ना। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए बच्चों ये अगर मैं सी और डी की बात करूँ, सी और डी भी बताते, देखिए मिनरल्स कैन बी रिप्लेस्ड वंस एग्जॉस्टेड, ये तो बच्चों ये
एक तरीके से गलत है ना। अगर आप मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग रिप्लेनिश है ना, उसको फिर से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये सारे है ना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं ना। पेट्रोलियम इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये तो देखिए बच्चों सीधा गलत है, आपको इसमें तो सीधा गलती नजर आ रहा है ना कि पेट्रोलियम पूरी दुनिया में हर जगह थोड़ी पाया जाएगा, ये तो कुछ कुछ जगहों पर ही मौजूद है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों, देखिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए बच्चों ये जरूर पढ़िएगा है ना, कहां पर इनकरेक्ट कह रहा है, कहां पर करेक्ट कह रहा है, ये बहुत बार गलती होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है यहाँ है ना। तो देखते हैं बच्चों पहला जो सवाल है ना, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, गलती कौन सा, पहला जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। एयर वाटर एंड सनलाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, ये तो बच्चों बिल्कुल सही है ना, कि एयर वाटर और जो सनलाइट है ये सारे रिन्यूएबल है ना, यानी कि इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं ना, ये खत्म नहीं होने वाले है ना, ऐसे है मतलब एक तरीके से ऐसे रिसोर्स हैं जो कि आसानी से जो है खत्म नहीं होंगे है ना। तो ये हो गया, ये तो सही है बच्चों। दूसरा जो है बच्चों देखिए सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। अगर हम लोग पेड़ को काटते हैं तो जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो जो है बच्चों धीरे धीरे कम होने लगता है ना। थर्ड वाला देखते बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम आर कह रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज, ये तो बच्चों देखिए सरासर गलत है। कोल और पेट्रोलियम जो है ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये एक टाइम के बाद जो है बच्चों खत्म हो जाएगा है ना, इसका अगर हम लोग गलत तरीके से यूज करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों सिक्स नंबर क्या है। सिक्स नंबर है, इसमें आपको इसमें जो है बच्चों आपको इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है देखिए, और इन 3 स्टेटमेंट के आधार पर बच्चों आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, ट्रू कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों क्या, हरिहर एंड बुक्का वेयर द फाउंडर ऑफ विजयनगर अंपायर है ना। तो ये तो बच्चों बिल्कुल सही है ना, कि जो विजयनगर अंपायर था, आपको पता होना चाहिए कि जो 2 भाई थे बच्चों, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर अंपायर जो है, जो आज का कर्नाटका है बच्चों है ना, वहां पर जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी ना, इसको मतलब स्टैब्लिश किया था। उसके बाद देखिए ये तो बिल्कुल सही है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, देखिए कृष्णदेव राय वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ द विजयनगर अंपायर, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है ना, ये बहुत ही फेमस थे कृष्णदेव राय, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में ना। थर्ड वाला देखते हैं बच्चों क्या है, द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर बिगेन आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। तो हमने ऊपर में भी अभी देखा, देखिए ये कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम रिपीट कर रहे हैं ये लोग है ना, एक ही चीजों को बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं ना, तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही है ना। हमने अभी पढ़ा भी कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है उसके बाद जो है जो विजयनगर अंपायर है बच्चों, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ऑल स्टेटमेंट्स है ना आर करेक्ट, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 7th नंबर पर बढ़ते हैं बच्चों, 7 नंबर क्या देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है बच्चों, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद है ना, यानी कि है ना सबसे पहले क्या चीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आपको अरेंज करना है ना, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला है बच्चों बैटल ऑफ पानीपत है ना। बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, आपको याद रखना है, बैटल ऑफ पानीपत होता है बच्चों 15, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत होता है बच्चों, देखिए फर्स्ट बैटल है ना, फर्स्ट बैटल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो होता है बच्चों, यानी कि फर्स्ट बैटल की बात हो रही है, तो यानी कि 1526 में होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है बच्चों देखिए रेन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, यानी कि कृष्णदेव राय जो थे बच्चों ये कब जो है राजा बनते हैं, कब से कब तक, तो आपको याद रखना है बच्चों ये बनते हैं 1509 में, 1509 से लेकर कह सकते हैं बच्चों 1529 तक इनका जो है शासन चलता है। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना 1509 है ना, ये यहाँ से मतलब उनका स्टार्ट होता है टाइम पीरियड। फिर बैटल ऑफ तालीकोटा बच्चों हमने अभी देखा भी 1565 है ना, ऊपर में भी देखा हमने बच्चों 1565 है ये, और ये है बच्चों कब देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी मैंने आपको ऊपर में बताया, अभी ऊपर में भी हमने इसका देखा 1576 है ना। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सबसे पहला जो है इसमें क्या स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड नंबर, सबसे पहले बच्चों क्या हो गया 2, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखिए उसके बाद है 1 है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट है ना 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा, और उसके बाद जो है बच्चों सबसे लास्ट में हो जाएगा 4, यानी कि इसका सही जो क्रम है, सही जो ऑर्डर है बच्चों वो है 2 1 3 4, यानी कि बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 1 3 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखिए ऐसे भी सवाल आ रहे हैं ना, देखिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसे भी तैयार करना है, आपको डेट्स वगैरह जो है ना अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पर बढ़ते बच्चों, देखिए 8 नंबर में क्या है, इसमें आपको मैच करना है ना, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है बच्चों, देखिए एक तरफ जो है बच्चों देखिए रूलर का नाम दिया, दूसरे तरफ में उसके फीचर और इवेंट का नाम दिया ना, इधर रूलर है उधर क्या है फीचर या फिर इवेंट। जैसे बाबर,
तो बाबर जो है बच्चों आपको पता होगा कि बाबर ने जो है सुलेह कुल की जो नीति है ना, यानी कि वन का जो है बच्चों सी हो जाएगा, वन का सी। सुलेह कुल क्या होता है बच्चों आपको पता होगा, माफ कीजिएगा बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, है ना, इसमें सुलेह कुल ये अकबर ने लाया था बच्चों, है ना। बाबर जो था वो तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अभी हमने ऊपर में भी देखा बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा बाबर जो है वो हो जाएगा बच्चों बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि वन का हो जाएगा डी, वन का डी हो जाएगा, ठीक है। टू का क्या हो जाएगा बच्चों, टू का हो जाएगा अभी मैंने बताया सी, है ना। सुलेह कुल की जो नीति थी, सुलेह कुल की जो पॉलिसी थी वो अकबर ने लाया था, है ना, याद रखना है आपको, टू का हो जाएगा सी, ठीक है। राणा प्रताप जो है यानी कि थर्ड वाला, है ना, ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था महाराणा प्रताप 1576, यानी कि थ्री का ए हो जाएगा। और जो फोर है बच्चों, फोर का क्या हो जाएगा, जो बच गया कौन सा, बैटल ऑफ, है ना, तालीकोटा विजयनगर अंपायर, ये बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन का डी, है ना, टू का सी, यानी कि देखिए कौन सा है, वन का डी, है ना, ये देखिए लास्ट का जो दो है, वन का डी, टू का सी, थ्री का क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये सबसे लास्ट वाला जो ये देखिए, ये वाला ऑप्शन देखिए, है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स, है ना, इसमें से कह रहा है बच्चों कौन सा रिन्यूएबल सोर्स, ये तो बहुत ही आसान है। रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं बच्चों, जो कि लिमिटेड हो, है ना, जिसको कि सॉरी जो कि नॉन मतलब एक तरीके से बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा जो है अनलिमिटेड हो, जिसको कि हम लोग बच्चों बार बार यूज कर सकते हैं ना, रिन्यू कर सकते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्स है बच्चों, देखिए कोल तो नहीं है ना, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नहीं है बच्चों, है ना। और अगला है बच्चों देखिए डी नंबर है नेचुरल गैस, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है नेचुरल गैस, है ना, तो ये भी नहीं है बच्चों, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर द फॉसिल फ्यूल। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो है फॉरेस्ट जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि बच्चों इसको हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं, फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से नया कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों कुछ असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों, तो इसको भी अच्छे से करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है बच्चों, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं दिख रहा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, देखिए स्टेटमेंट है ना, असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो है कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कह रहा है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं बच्चों इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। तो ये बच्चों दिया हुआ है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है बच्चों, है ना, ये किससे बनता है, इसका बनने का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, तो ये मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनसे बनते हैं। तो बच्चों देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है ना। अगर हम देखें कि कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये मरे हुए जो प्लांट्स एनिमल्स है उनसे बनते हैं ना, तो इसलिए बच्चों इसका सही जो आंसर होगा ए नंबर, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, है ना, जो दोनों सही है, दोनों ट्रू है, और जो आर है बच्चों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए बच्चों अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 11 नंबर जो है, इंडिया एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डैश फ्रेंचाइज, है ना, विच मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ये तो बच्चों आपको पता होगा, है ना, आपके चैप्टर का नाम भी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, याद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका मतलब आपको पता है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सिंपल सा है बच्चों कि जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं ना, किसी भी देश के जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना, या कोई भी हो बच्चों, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, है ना। एडल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, 18 या 18 से एबव, है ना, जो 18 या 18 से एबव ईयर्स के हैं उनको एडल्ट कहते हैं, है ना। तो उनको बच्चों राइट टू वोट मिलता है, यानी कि वो वोट दे सकते हैं, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों 12 नंबर भी असर्शन रीजनिंग है ना, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसका असर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स एवरी एडल्ट सिटीजन राइट टू वोट, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये सबको जो है राइट टू वोट देता है। इसका रीजन क्या दिया बच्चों, देखिए इट इंश्योर्स इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इन द इलेक्टोरल सिस्टम। तो स्टेटमेंट तो ये भी बिल्कुल सही है ना, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है एक तरीके से, है ना, एक तरीके से बच्चों जो इक्वालिटी है ना, और जो मतलब और भी चीज़ें जो बच्चों है ना, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है एक तरह से, है ना। तो बच्चों ये भी बिल्कुल कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट इसमें सही। अब देखिए हमें ये ढूंढना है कि इसका रीजन सही है कि नहीं, है ना, कि जो स्टेटमेंट है उसका दोनों स्टेटमेंट तो सही है कि ए एंड आर ट्रू, है ना। तो इसमें से इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो होगा ए और बी में ही होगा, कोई होगा, है ना। लेकिन कौन सा होगा, क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है बच्चों, देखिए
है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये राइट टू वोट देता है। और इससे क्या होता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों दिया जाता है ना, क्यों दिया जाता है बच्चों, ताकि है ना सबको इक्वालिटी इंश्योर किया जाए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ए, है ना, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए गए बच्चों, इसमें से आपको बताना इनकरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से गलती होता है ना, कई बार हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, इनकरेक्ट करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया वोटिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों देखिए अर्लियर इन मेनी कंट्रीज वोटिंग राइट्स वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, है ना, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के समय में बच्चों कुछ देश ऐसे थे, है ना, मतलब जहां पर कि जो वोटिंग राइट्स था वो केवल कुछ ही लोगों को मिलता था, केवल जो मैन है ना, मतलब जो मैन होते थे या मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होता था, तो बच्चों कुछ ही लोगों को मिलता था, ये भी बिल्कुल सही है ना। थर्ड वाला देखते बच्चों, देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, देखिए बच्चों ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि सब लोग वोट दे सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, है ना, हर नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार है बच्चों। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। 40 नंबर देखते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइबिंग वोटिंग राइट इन इंडिया, है ना बच्चों, इसमें से क्या कह रहा है कि कौन सा जो है हमारे देश में वोटिंग राइट जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है ना। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या, पहला देखते हैं, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एवव 18 हैज द राइट टू वोट, ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। दूसरा क्या है, ओनली मैन एवव 21 ईयर्स हैव द राइट टू वोट, ये तो गलत है बच्चों, है ना, हमारे देश में क्या 18 से एवव होना चाहिए उनको जो है वोट देने, और यहाँ लिखा है ओनली मैन बच्चों, ये तो गलत है ना, तो आपको याद रखना ये तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या है बच्चों, देखिए वोटिंग राइट्स आर गिवन ओनली टू द पीपल हु पे टैक्स, ये भी गलत है बच्चों। फोर्थ वाला क्या बच्चों, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ कह रहा है वीमेन टू वोट, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों, है ना, करेक्टली कह रहा है, करेक्टली, तो इसका मतलब सही जो होगा वो है ए आंसर जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना। 15 नंबर देखते बच्चों, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए बच्चों एक पिक्चर दिया गया, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर किस चीज का है बच्चों, आपको पता होगा, ये दिल्ली में जो है बच्चों कुतुब मीनार जो उसका पिक्चर है बच्चों, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है ना, आप जब अपना बुक का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वहां पर देखेंगे, वहां पर भी इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों देखिए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो आपको है ना 40 वर्ड्स में देना है, 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, कम से कम मतलब मिनिमम जो है एक तरीके से कह सकते हैं 40 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो मार्क्स के बच्चों सवाल है ना। देखते पहला सवाल क्या, देखिए मेंशन एनी 2 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इंडियन सिटीजन, बच्चों इसमें क्या करना है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है, उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनमें से कोई 2 फंडामेंटल राइट आपको बताना है। तो बच्चों आप इसमें बहुत सारा मतलब हो जाएगा, आप इसमें कोई भी 2 लिख सकते हैं, जैसे अगर छोटा अगर मैं कहूँ सबसे जो आसान है, आप जो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं राइट टू एजुकेशन, है ना, ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया अंडर आर्टिकल 21A बच्चों, है ना, और आर्टिकल 21 जो है बच्चों राइट टू लाइफ, तो बच्चों आप 2 ही लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। एक तो लिख सकते हैं राइट टू बच्चों एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन लिख सकते हैं बच्चों, और दूसरा जो है बच्चों राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ, तो ये दो लिख सकते हैं। इसके अलावा भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, कि सब लोग है ना, इक्वालिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म हो गया है ना, एक तरीके से वो मतलब गैर कानूनी है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों लिख सकते हैं। या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर नागरिक को जो है अपने चॉइस का जो है जो रिलीजन है उसको मानने का अधिकार है ना। तो इस तरह से बच्चों आप इसमें कोई भी 2 फंडामेंटल राइट लिख सकते हैं ना। तो ये आपको इसमें बच्चों आप राइट टू वोट नहीं लिख सकते, राइट टू वोट आपको याद रखना है कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो है ना जो फंडामेंटल राइट्स है उसी में से लिखना है आपको। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं बच्चों, क्या देखिए एट व्हाट मिनिमम एज कैन अ सिटीजन ऑफ इंडिया वोट इन इलेक्शन, देखिए बहुत ही आसान है, हमारे देश में मिनिमम एज क्या है वोटिंग का, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 18 ईयर्स, क्या हो जाएगा 18 ईयर्स इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों 18 नंबर क्या, देखिए व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं बच्चों, जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं ना, वैसा रिसोर्स जो कि है ना लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको सिंपल सा बायोटिक रिसोर्स का सिंपल सा मतलब बच्चों जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो अभी हमारे नेचर में जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए बच्चों, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे जो होते हैं बच्चों उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये आपको याद रखना, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको लिख देना, एग्जाम्पल भी लिखना है बच्चों, उसमें एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, है ना, कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए नेम द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड
इब्राहिम लोदी एंड एस्टैब्लिश द मुगल अंपायर। देखिए बच्चों ये पीछे भी सवाल आया था, फिर से बच्चों देखिए वही सवाल रिपीट कर रहा है ना। इसमें क्या कर रहा है कि आपको युद्ध का नाम बताना है कि किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल जो अंपायर है इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी। तो आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ही आसान है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए कितनी बार ये सवाल पूछ दिया है ना, कब हुआ था बच्चों, 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देखिए 3-4 बार ये सवाल अब तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यह है सेक्शन सी, है ना। इसमें बच्चों आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ना, और इसमें जो है बच्चों जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 60 वर्ड, 60 वर्ड से ज़्यादा मैं आपको नहीं लिख रही, ये 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल क्या है, देखिए मेंशन एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ अकबर दैट स्ट्रेंथन द मुगल अंपायर। यानी कि बच्चों इसमें आपको बताने हैं कि जो अकबर था ना, अकबर के ऐसे कुछ 3 अचीवमेंट्स के 3 ऐसे कदम के बारे में बताना है जिसकी वजह से जो है बच्चों मुगल अंपायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। तो अगर मुझसे पूछेंगे बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, आप लिख सकते हैं इसमें मनसबदारी सिस्टम के बारे में, है ना। मनसबदारी सिस्टम जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें कि क्या था बच्चों आपको पता होगा, है ना, कि जो अकबर था उसने इसको स्टार्ट किया था, और इसमें बच्चों रैंकिंग सिस्टम होता था ना, और मनसब का मतलब होता है रैंक, और मनसबदार का मतलब होता है बच्चों रैंक होल्डर कह सकते हैं ना। तो बच्चों इसमें होता ये था कि जो अलग अलग लोग होते थे बच्चों, है ना, जो मनसबदार होते थे उनको जो है बच्चों अपने रैंक के अकॉर्डिंग आर्मी को मेंटेन करना होता था बच्चों, और इसकी वजह से जो है बच्चों एक तरीके से जो अंपायर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाया। कभी भी अगर किसी से युद्ध करना है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता था, तुरंत जो है आर्मी को, है ना, आर्मी को तैयार किया जा सकता। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, 3 अचीवमेंट्स बताने। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो बच्चों आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अकबर का जो सुलेह कुल का पॉलिसी था, है ना, सुलेह कुल का पॉलिसी, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं। इसमें क्या था बच्चों कि अकबर, है ना, एक ऐसा पॉलिसी था जिसमें कि पीस फॉर ऑल की बात वो करता है ना, कि सारे धर्मों को वो इक्वली ट्रीट करता है, सारे धर्मों को वो रेस्पेक्ट करता है ना। तो उसकी वजह से बच्चों, है ना, काफ़ी सारा जो लोग है उसको सपोर्ट करने लगे। इसकी वजह से, है ना, टॉलरेंस की जो नीति थी, टॉलरेंस का जो पॉलिसी इन्होंने अपनाया कि सबको शांति से, अच्छे से, भाईचारे से रहे। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं बच्चों। तीसरा जो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि इन्होंने जो है जिजिया टैक्स को एबॉलिश किया, ये भी एक बहुत अच्छा पॉलिसी था, है ना। जिजिया टैक्स को एबॉलिश किया बच्चों, है ना। जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको टैक्स देना पड़ता, तो इसको खत्म किया बच्चों। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहें तो बच्चों इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग, है ना, विभाग में बांट दिया था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, आपको पता होगा, जैसे दीवान हो गया, ठीक है, और भी जो थे बच्चों मीर बख्शी हो गए, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उस तरह से बांट दिया था बच्चों। तो ये भी लिख सकते हैं। अगर और आप लिखना चाहें, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, तो आप लिख सकते हैं कि बच्चों देखिए अकबर ने क्या किया था, आपको पता होगा बच्चों, है ना, अपने अगल बगल के जितने भी राज्य थे तो वहाँ से उन्होंने मैरिज अलायंस, है ना, मैरिज अलायंस आप जानते होंगे, है ना, वहाँ मतलब शादी वगैरह हो जाता किया जाता था बच्चों, है ना। खुद जो है अकबर उन्होंने राजपूतों से, एक जो जोधा बाई थी उनसे शादी की थी। तो ये जो मैरिज अलायंस होता था इसकी वजह से भी क्या हुआ बच्चों, जो अगल बगल के राज्य थे वो उनके दोस्त हो गए, है ना, वो अटैक नहीं करते। तो इस तरीके से जो है जो ये अकबर का जो अंपायर था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाया। इस तरह से बच्चों आप इसको, इतने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, आप इसको अच्छे से आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 21 नंबर देखते हैं। 21 क्या है, एक्सप्लेन एनी टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन। इसमें बच्चों आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जिससे कि हम लोग पानी को बचा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें बच्चों आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप सब जानते हैं ना, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, इसको आप अच्छे से लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, है ना, कि जो हमारा जो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को जो है उससे मिट्टी निकाल देते हैं और अंडरग्राउंड में बच्चों एक हम टैंक बना देते हैं ना, और जितना भी छत का पानी हो, रोड का पानी हो, सरफेस का पानी, है ना, सारा पानी जो है बच्चों वो हम लोग टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, और उस टैंक का जो पानी है उसको हम लोग अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हैं ना। उसको हम लोग बाद में जब, है ना, जब मान लीजिए बरसात का मौसम खत्म हो जाए तो हम लोग उस पानी को फिर से यूज कर सकते हैं। एक तो आप ये बता सकते हैं बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है ना। उसके अलावा बच्चों अगर आप चाहें तो आप मॉडर्न जो इरीगेशन मेथड है ना, उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं कि मॉडर्न इरीगेशन मेथड जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, है ना, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हो गया, है ना। ये ऐसे सिस्टम्स है बच्चों जिससे कि पानी की जो बर्बादी है वो बहुत कम होती है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। आप इसको लिख सकते हैं इस आंसर में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में बच्चों। देखिए एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें अगर आप जितना अपने शब्दों में लिखेंगे ना उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिए ये इसमें रटना नहीं होता है कुछ भी, इसमें चीज़ों को समझना होता है।
और जो भी चीज़ें होती है ये हमारे आसपास हो रही होती है ना। तो इसलिए बच्चों है ना, आपको अपने शब्दों में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि टीचर को ये लगेगा कि आपने जो है चीज़ों को समझा है, आपने चीज़ों को रटा नहीं है ना। तो बच्चों आपको अपने शब्दों में जितना है अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 22 नंबर देखते बच्चों, क्या इसमें क्या है, मेंशन 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें बच्चों 3 ऑर्गन्स जो उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है ना, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसके 3 ऑर्गन। तो इसमें 3 ऑर्गन कौन कौन से बच्चों आपको पता होगा है ना। पहला जो है वो है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी, है ना। इन तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो आपको पता होगा बच्चों लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। जो कानून किसी भी देश के लिए जो कानून वगैरह होता है वो कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम होता है बच्चों उन कानून को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। और जुडिशियरी का काम होता है बच्चों, मान लीजिए कहीं पर कुछ डिस्प्यूट हो जाए, है ना, मान लीजिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है ना, लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना बच्चों, और संविधान की रक्षा करना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, ये होता है बच्चों जुडिशियरी का काम। तो ये आपको अच्छे से लिख सकते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, है ना। ये भी बच्चों 3-3 मार्क्स के हैं, सॉरी 5 मार्क्स के बच्चों, है ना। 5 मार्क्स के 3 सवाल है, देखिए 3 सवाल है, 5-5 मार्क्स के, 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो आंसर है बच्चों आपको, है ना, 120 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों इसका 23 क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला जो इसमें है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। बच्चों इसमें तो बच्चों देखिए 2 पार्ट है ना। पहला पार्ट है कि आपको जो है बच्चों अलग अलग टाइप्स के जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनके बारे में बताना है, और दूसरा पार्ट जो है बच्चों उसका इंपॉर्टेंस बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, और आपको अगर इसको अच्छे से लिखते हैं बच्चों 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। इसमें बच्चों आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए 3 टाइप के बच्चों आपके एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर वहां पर अच्छे से नेचुरल रिसोर्स दिए गए हैं। पहला जो है बच्चों उसमें याद रखना है रिसोर्स फॉर एनर्जी, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, रिसोर्स फॉर एनर्जी एक हो गया। उसके बाद बच्चों रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना, और रिसोर्स फॉर मटेरियल्स। तो इन तीनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। जैसे देखिए बच्चों पहला क्या है, जैसे पहला है रिसोर्स फॉर एनर्जी। तो रिसोर्स फॉर एनर्जी में आप क्या लिख सकते हैं कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, है ना, ये सारा जो है बच्चों ये रिसोर्स फॉर एनर्जी का हो जाएगा एग्जाम्पल। दूसरा जो बच्चों जैसे रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब वैसा रिसोर्स जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तो वो लिख देना है। तो इसमें जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, तो ये सारे हो जाएंगे, है ना। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल का मतलब हुआ कि वैसे रिसोर्सेज बच्चों, है ना, कि जो कि जिससे कि हम लोग कुछ नया चीज बनाते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं बच्चों, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इससे हम लोग कुछ नया चीज बनाएंगे फिर हम लोग उससे यूज करते हैं ना, है ना। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं बेसिकली। तो इसका एग्जांपल जैसे वुड हो गया बच्चों, लकड़ी जो होता है, कोल हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सारे हो जाएंगे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। देखिए और दूसरा जो बच्चों इसका कह रहा है इंपॉर्टेंस, है ना, तो रिसोर्सेज के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपको पता होगा। देखिए रिसोर्सेज हमारे लाइफ को ईजी बनाता है, पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं, है ना, कि रिसोर्स हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाता है ना। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए रिसोर्सेज जो है बच्चों, जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको एक नया रूप देता है ना। एक तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उसको अगर हमने कुछ चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, है ना, जैसे मान लीजिए लकड़ी है आपके पास, तो उस लकड़ी को आपने दरवाजा बना दिया, आपने फर्नीचर वगैरह बना दिया, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली रिसोर्सेज, है ना, एक तरीके से जो है क्या करता है, कोई भी जो है बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जो कि रॉ मटेरियल है उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। उसके अलावा बच्चों आप और भी पॉइंट्स इसमें अपने से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से रिसोर्सेज हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आप रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ के बारे में बता सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जिसके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, है ना बच्चों। तो रिसोर्सेज के बारे में आप अच्छे से इसमें लिख सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। 24 नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए स्टडिंग सोशल साइंस इज इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी, गिव योर ओपिनियन इन डिटेल अबाउट द स्टेटमेंट। देखिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है बच्चों। ये आप अपने से भी बना सकते हैं, आई थिंक ये तुम्हारी किताब, आपके किताब में जो है बच्चों ऐसे तो नहीं दिया हुआ है ना, कि एक जगह पर, लेकिन बच्चों इसको आप अपने समझ से भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आज के समय में यानी कि 21st सेंचुरी में बच्चों सोशल साइंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है ना। आप जो अभी सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों इसका आपका जो ओपिनियन है, अपना जो ओपिनियन है ना, आपका अपना क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, तो इसको अच्छे से लिखना है बच्चों, है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों आप लोग सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। जैसे आप लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि हम लोग, है ना, अपनी पुरानी चीज़ों को जो हमने
गलतियां की है उसको दोहराए ना, है ना, हम लोग ये समझ पाएँ कि जो भी आज हमारे प्रेजेंट में चीज़ें हैं वो पहले कैसे थी और हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बना पाए, है ना। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए सोशल साइंस पढ़ना जरूरी है ना, ताकि हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं, है ना। उसके अलावा बच्चों आप ज्योग्राफी के बारे में बता सकते हैं। ज्योग्राफी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो ज्योग्राफी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर फ्लड हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है बच्चों, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ पाएं, है ना, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है बच्चों उसको अच्छे से यूज कर पाएं। तो ये होता है बच्चों ज्योग्राफी का मेन मकसद, है ना, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट का अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं, है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज कर पाएं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं बच्चों? ताकि हम लोग, है ना, चीज़ों को समझ पाएं कि कैसे किसी भी देश में, है ना, इकोनॉमी जो है पैसे का लेन देन कैसे होता है, कोई भी देश जो है ना, वहाँ पर किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, एक तरीके से कह सकते हैं ना, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। तो हम लोग बच्चों पैसे के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इकोनॉमिक्स इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज किया जाए, है ना, कैसे जो है अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, इसलिए पढ़ते हैं बच्चों, है ना। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स क्यों पढ़ते हैं बच्चों? ताकि जो है बच्चों हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को समझ पाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमें राइट दिए गए हैं उसको हम लोग समझ पाए, है ना, हमारा क्या ड्यूटी है बच्चों हमारे देश के प्रति, इसको समझ पाए। इसके अलावा बच्चों हमारे देश में जो इलेक्शन होता है ना, जो डेमोक्रेसी है बच्चों, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए, हम लोग चीज़ों को समझ पाए हमारे देश में जो है ना कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना, हमारे देश में जो है जो हम लोग वोट देते हैं वो कैसे देते हैं ना, सारा जो पूरा प्रोसेस है बच्चों। तो एक अवेयर सिटीजन बनने के लिए बच्चों सोशल साइंस का नॉलेज होना, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अगर आप सोशल साइंस का आपके मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आप अवेयर सिटीजन नहीं है ना, मतलब आप अपने सराउंडिंग के बारे में जान रहे हैं इससे, है ना। तो ये इस तरह से बच्चों आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बहुत चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। इसमें जितना वर्ड कह रहा है ना बच्चों, आपको अगर इतना लिख देंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा बच्चों। आपको अच्छे से खाली एक्सप्लेन करना, अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। 25 नंबर देखते बच्चों, देखिए क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन इंडिया, हाउ डज इट इंश्योर इक्वालिटी इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। देखिए बच्चों इसमें भी 2 पार्ट है। इसमें पहला कह रहा है बच्चों कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताना। फिर बच्चों दूसरा कह रहा है कि ये इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है ना, और हाँ इसका ये कैसे लोगों, है ना, एक तरीके से पूछ रहा है। थर्ड इसका कह सकते हैं कि इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, है ना, यानी कि एक तरीके से जो है किस तरीके से लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको जो है बढ़ाता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है ये आपको बता देना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको कहते हैं? जिसमें कि सारे लोगों को जो है, बताया था ना आपको, है ना, कि 18 या 18 से एबव जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उसको कहते हैं। ये इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है बच्चों? तो इसमें किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति के हो, है ना, अगर मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो बच्चों, सबको जो है वोट देने का अधिकार, और सबका एक वोट का एक ही वैल्यू होता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों ये इक्वालिटी को इंश्योर करता है ना, कि सबको जो है बराबरी देता है ना। उसके बाद बच्चों इसमें आप ये कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है बच्चों? तो एक तरीके से जब हम लोग वोट देते हैं, जब हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बच्चों वो हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं ना। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही तो कर रहे हैं। एक तरीके से हम लोग खुद से रूल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, बट खुद से, है ना, खुद से रूल कर रहे हैं। यही तो होता है मतलब बच्चों डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल, है ना। तो एक तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिख देना, ठीक है। सेक्शन ई जो है बच्चों, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ पैराग्राफ दिए गए, इसको पढ़कर आपको देना है बच्चों। ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ये ऐसे सवाल हैं जिसको कि आप डायरेक्टली जो है पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। ये जो है या मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा और खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, इसका आंसर जो है ना आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। कुल देखिए बच्चों 3 पैराग्राफ आया है। पहला जो है पैराग्राफ बच्चों ये आपका ज्योग्राफी का है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ जो बच्चों ये आपका है हिस्ट्री का, है ना। इसको भी आप डायरेक्टली पढ़कर कर सकते हैं, इसमें एकदम आपको सीधा जो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है वहां पर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, क्या आपने लिखा है, आपको क्या समझ में आया इसमें। या अगर आपको डाउट है बच्चों इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है बच्चों, ये जो 2 है। और तीसरा जो बच्चों तीन देखिए पैराग्राफ दिए गए, तीसरा पॉलिटिकल साइंस का है। तो तीनों पैराग्राफ जो बच्चों बहुत ही आसान, और इनका आंसर जो है ना बच्चों आपको इसी पैराग्राफ में अच्छे से मिल जाएगा। इसको 1-2 बार पढ़िएगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट में जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आए, है ना। इसमें जो है आपको एक मैप दे दिया जाएगा, वहां पर आपको ये कुछ जगह है इसको लोकेट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जैसे पहला है दामोदर वैली कोल माइनिंग रीजन, है ना बच्चों। तो देखिए अगर आपको नहीं भी याद है बच्चों तो आपको एक चीज याद रखना है, देखिए कि कोल जो है ना हमारे देश में कोल कहां पर पाया जाता है, तो
जो ईस्टर्न पार्ट है बच्चों, है ना, जो आज का झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया बच्चों, तो यही कुछ राज्य हैं जहां पर कि बच्चों कोल का माइंस है ना, कोल माइंस है। तो बच्चों दामोदर वैली जो है बच्चों आपको याद रखना, ये झारखंड में है ना, झारखंड में बच्चों अगर आप इसको दिखा देते हैं, ठीक है, तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है, ये झारखंड में बच्चों, तो आपको ये याद रखना, ठीक है, दामोदर वैली झारखंड में। उसके बाद बच्चों देखिए राजस्थान, राजस्थान आप जानते हैं कहाँ पर, हमारा जो वेस्टर्न साइड है ना, वहाँ पर आप इसको दिखा दीजिएगा, सबसे बड़ा राज्य है ना, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगरा फोर्ट कहाँ पर है बच्चों, है ना, आगरा फोर्ट आगरा में है। आगरा कहाँ पर आप जानते हैं, जो दिल्ली है उसके जस्ट बगल में, यानी कि यूपी में, है ना, मतलब दिल्ली के बगल में ही आप थोड़ा सा दिखाना है, यूपी के पास है, यूपी में ये है ना, ये यूपी में आता है आपको, लेकिन दिल्ली के थोड़ा सा बगल में दिखाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली आपको पता है बच्चों, है ना, सीट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, है ना बच्चों, तो न्यू दिल्ली आप जानते हैं एकदम, है ना, छोटा सा एकदम बीच में है, आप लोग जानते हैं हमारी जो राजधानी है ना, तो न्यू दिल्ली आपको दिखा देना है। तो बच्चों ये देखिए बहुत ही आसान पेपर था, है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं बच्चों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अगला एग्जाम में, है ना, जो आप भी अब एग्जाम देने वाले वहाँ पर हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।